नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने बैंकिंग इकोनॉमिक्स में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा था और आज हम उसके आगे चलेंगे बैंकिंग इन इंडिया में, जिसमें हम पढ़ेंगे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है किस प्रकार बना है और किस प्रकार इसके फंक्शन है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1955 में एसबीआई एक्ट आता है, जिसके तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है और उसके 5 एसोसिएट बैंक, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और त्रावणकोर होते हैं और जिनका मर्जर एसबीआई में 2016-17 में कर दिया जाता है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद 1956 में बनती है एलआईसी, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। 1959 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण होता है, जिसके अंतर्गत 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाता है, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ थी। मतलब इसमें लोगों का जो पैसा जमा था उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ रुपए थी और 14 बैंकों को सरकारी बैंकों में बदल दिया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी में। और देन आफ्टर द 1980 में नेशनलाइजेशन का सेकेंड स्टेप आता है, जिसमें 6 बैंकों को, जिनकी पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, मतलब इसमें जनता का 200 करोड़ रुपए जमा है, इनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 2013 में का जब बजट आया तो एक भारतीय महिला बैंक की घोषणा होती है, जिसका मर्जर एसबीआई में अगेन 2015-16 में हो जाता है। आगे चलते हैं। तो इस समय भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं सरकारी बैंक 12 हैं, जिसमें एसबीआई भी है। और आजकल बहुत से बैंकों का एक दूसरे में को शामिल किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है, जैसे कि न्यूज़ आती रहती है। जैसे अभी हाल में आया था कि इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में कर दिया गया। इसी तरह से बहुत से बैंकों का मर्जर हो रहा है। देखते हैं आगे चल के ये कितने बचते हैं नंबर। एमनेट संगम की ये बनती है कमेटी 1991 में, जो ये कहती है कि सिर्फ सरकारी बैंकों को नहीं, और भी लोगों को बैंकिंग सेक्टर में आने दिया जाना चाहिए, जैसे कि विदेशी बैंक, प्राइवेट बैंक। इसके तहत प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट इंडिया में आता है और 1991 से प्राइवेट लोगों को भी लाइसेंस दिए जाते हैं, जैसे कि शुरुआत में आईसीआईसी बैंक, बाद में एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और अभी हाल में ही आईटी दिया गया था, बंधन बैंक को दिया गया है लाइसेंस 2016 की बात है अराउंड। तो इस तरह से भारत में प्राइवेट बैंक भी आते हैं। विमल जनन की एक ये बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सजेशन देती है कि हमें एक ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम अपनाना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल है तो आप आ सकते हैं रिजर्व बैंक में, आप अपनी ये दीजिए एप्लीकेशन, और आपकी सारी चीज़ें अगर सही हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा भारत में बैंक खोलने के लिए। लेकिन आपकी टोटल एसेट्स, कुल पूंजी मतलब 5,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर बहुत बड़े जो ये हैं लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, अगर वो एक साथ पैसा लेकर के अगर हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ गए, तो ये बाकी जो बैंक हैं इनको फ़र्क आ सकता है, क्योंकि इन लोगों की अभी लागत इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो इतने बड़े किसी बिजनेसमैन को मुकाबला सामना कह दीजिए कि अभी ये लोग ठीक से कर पाए। इसलिए ये शर्तें रखी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि भारत में विदेशी जो बैंक हैं इनको भी ये दी गई अनुमति। इस समय इनके नंबर्स 43 हैं। इसमें आता है सिटी बैंक, आईसीबीसी। और इंडिया में प्राइवेट बैंकों की संख्या इस समय 22 या 21 के अराउंड है, आगे पीछे हो सकती है, मतलब होती रहती है। इसके अलावा ये तो थे हमारे कॉमर्शियल बैंक।
जिन पे लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, लोन लेते हैं, एवरीथिंग सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग तरह के बैंक भी होते हैं, विशेष तरह के बैंक, जिनकी कुछ क्वालिटी अलग से रहती है। वो सिर्फ लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं होते, उसमें भारत सरकार के बहुत सारे उद्देश्य भी होते हैं जिसको वो पूरा करते हैं। जैसे कि एक्ट आता है RRB एक्ट 1976 भारतीय ग्रामीण बैंक के लिए। इसके तहत भारत में ग्रामीण बैंक खोले जाते हैं जिनकी शाखाएं मेनली विलेज में, कस्बों में या फिर जो गांव होते हैं वहां पर होती हैं। और ये बाकी बैंकों से डिफरेंट इस तरह है कि आप अकाउंट यहाँ भी खुलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है लोन लेने की, जब नॉर्मल बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक अपना लोन लेते हैं तो उसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, जिसमें खेती, वीकर सेक्शन, एजुकेशन, हाउसिंग और इन्वायरमेंट के जो ये रहते हैं, मतलब मिशन रहते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं, उसमें आपके लोन का 40% जाना जरूरी है। लेकिन भारतीय ग्रामीण बैंक और अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि ISB, इनको अपने लोन का, टोटल लोन का 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है, यानी कि एग्रीकल्चर में देना है, एजुकेशन में देना है और इन्वायरमेंट के जो ये आते रहते हैं प्रोजेक्ट उसमें देना है। मेनली इनको पैसा वैसे एग्रीकल्चर को ही देना है, स्मॉल जो हमारे ये होते हैं फार्मर्स को देना होता है। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा 1996 का जब बजट आया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकल एरिया जो बैंक होते हैं जो सिर्फ 3 जिलों में काम करते हैं, इसको भी ये किया, प्रपोज किया। और इस समय भारत में लोकल एरिया बैंक भी चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा RRB के साथ होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक तरह के बैंक होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कॉमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना हो तो आपको चाहिए होते हैं 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल। लेकिन अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जिसमें हम आ रहे हैं का लाइसेंस लेना हो तो आपको 200 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल चाहिए। और इसमें भी RRB की तरह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिमिटेशन लोन देने की 75% है ऑफ टोटल लोन। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट RBI के फॉर्मर गवर्नर श्री रघुराम राजन जी लेकर के आए, जिसमें आपने सुने होंगे पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक और इसी तरह के जो आपने बैंक सुने हैं। ये एक्चुअली इसलिए लाए गए हैं, ये आपको लोन नहीं दे सकते लेकिन आपका खाता अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिजिटल में भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आप इनके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते हैं, ऐसी लिमिटेशन है। इनका लाने का पर्पस ये है कि इंडिया में बैंकिंग जैसे धीरे धीरे डेवलप हो रही तो और तेज़ी से डेवलप हो। और जैसे कि बहुत से जो बैंकिंग एंटिटी हैं वो शुरुआत में पेमेंट बैंक और फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन के आए, अच्छा काम करें और फिर वो मेन कॉमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेकर के काम करें। इससे भारत के को भी अच्छा रहेगा, रिजर्व बैंक के लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और याद रखिएगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था CRR और SDR, रेपो रेट और जितने भी रेट होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, वे सारे रेट इन सारे बैंकों पे अप्लाई होते हैं, इवन पेमेंट बैंक में भी। इसमें FDI की अनुमति है, ये अपना ATM भी खोल सकते हैं। इस तरह से हमारे कॉमर्शियल बैंक और डिफरेंशियल बैंक कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 4 और बैंक होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन पे RBI का सीधा सीधा कंट्रोल होता है और ये बैंक आम जनता के लिए नहीं होते। दरअसल ये और बैंकों को लोन देते हैं, जैसे NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपके इनको नाम से लग रहा होगा कि इनके अलग अलग फंक्शन हैं, एक हाउसिंग के लिए जा रहा है, एक एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जा रहा है और एक स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जा रहा है। ये सब इन बैंकों को आसान लोन देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नाबार्ड लोन देता है RRBs को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ताकि वो और उसको आगे बढ़ा सके। इसलिए ये इन पे डायरेक्ट कंट्रोल RBI का होता है। तो इस तरह से
बैंकिंग इन इंडिया का दूसरा स्टेप, भारत में कितने तरह के बैंक होते हैं और उनके फंक्शन क्या रहते हैं और उनकी क्या क्या नियम शर्तें होती हैं, आज हमने पढ़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।